चलें जी, कल हमने ना एक रूल पढ़ा था। हमारा नॉर्मल रूल क्या था? हमारा नॉर्मल रूल जो है वो ये था कि अगर एक बंदा रेजिडेंट है, उसके पास फॉरेन इनकम भी है, तो हम क्या कहते थे कि उसकी फॉरेन इनकम क्या है, टैक्सेबल है। हमने कल ये रूल पढ़ा था। अब हम पढ़ने लगे हैं इस रूल की एक्सेप्शन। क्या पढ़ने लगे हमने? इस रूल की एक्सेप्शन पढ़नी है। क्या पढ़नी है? एक्सेप्शन पढ़नी है। मतलब बंदा रेजिडेंट है, बंदे के पास फॉरेन इनकम है, लेकिन हम क्या कह देंगे? एग्जेम्प्ट है, कि हम आपकी इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। 4 सिनेरियोज हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टैक्स ट्रीटी की। टैक्स ट्रीटी की, या इसको आप कह सकते हैं इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं। आप क्रॉस बॉर्डर टैक्सेशंस में भी जाकर इसको डिस्कस कर रहे होते हैं। व्हाट इज़ ट्रीटी? ट्रीटी कहते हैं बेसिकली एन एग्रीमेंट बिटवीन टू स्टेट्स या बिटवीन टू कंट्रीज़, कि दो ममालिक में क्या हो गया है? एग्रीमेंट हो गया है, जिसमें एग्री करते हैं कि अगर हमारे कंट्री में से कोई बंदा आपके कंट्री में पैसे कमा के आएगा, वो एग्जेम्प्ट है। वो क्या है? एग्जेम्प्ट है। वो क्या है? एग्जेम्प्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल आज पाकिस्तानी गवर्नमेंट यूएई गवर्नमेंट से एग्रीमेंट कर ले कि कोई बंदा अगर यूएई की गवर्नमेंट से डिविडेंड कमा के आएगा, हम उसको पाकिस्तान में टैक्स नहीं लेंगे, तो आपने एग्जेम्प्ट कर दिया। तो ये एग्रीमेंट बिटवीन टू स्टेट्स है कि आपकी इनकम हमारे कंट्री में टैक्सेबल नहीं होगी। तो अब आप पाकिस्तान में हैं, बेशक आप रेजिडेंट हैं, बेशक आपके पास उस कंट्री की इनकम है, लेकिन वो इनकम क्या होगी? आपकी एग्जेम्प्ट होगी। इससे रीड कर लें, ये याद नहीं करना, क्रैम नहीं करना। फिर हम आगे चलते हैं। उसके बाद है हमारे पास सेकंड, दैट इज शॉर्ट टर्म रेजिडेंट। क्या है? शॉर्ट टर्म रेजिडेंट। शॉर्ट टर्म रेजिडेंट का मतलब क्या है, इसको देखना है। ये वाला रूल जो है ना, ये सिर्फ किसके लिए है? इंडिविजुअल के लिए। किसके लिए है? इंडिविजुअल के लिए। दिस इज़ नॉट फॉर एओपी, दिस इज़ नॉट फॉर कंपनी, दिस इज़ नॉट फॉर गवर्नमेंट। ट्रीटी किसी के लिए भी हो सकता है। ट्रीटी इंडिविजुअल के लिए भी हो सकती है, एओपी के लिए भी हो सकती है, कंपनी के लिए भी हो सकती है, बट शॉर्ट टर्म रेजिडेंट इज स्पेसिफिकली फॉर द इंडिविजुअल। अब व्हाट इज शॉर्ट टर्म रेजिडेंट? एक बंदा पाकिस्तान में आया है, उसका स्टे मैक्सिमम जो है वो कितना है? 3 साल का। कि पाकिस्तान में आएगा, पाकिस्तान में उसका स्टे जो मैक्सिमम होगा वो कितना होगा? 3 साल का होगा। कितना होगा? 3 साल का। पाकिस्तान में सिर्फ आया है किसकी नीयत से? एम्प्लॉयमेंटशिप के लिए, कि जब पाकिस्तान रहेगा तो वो क्या करेगा? पाकिस्तान में नौकरी करेगा और कोई काम नहीं करेगा। और जब तक वो पाकिस्तान में है, ड्यूरिंग हिज स्टे, ड्यूरिंग हिज स्टे, जब तक वो पाकिस्तान में है, रिमेंबर वो पाकिस्तान में कोई बिजनेस नहीं करेगा एंड पाकिस्तान में कोई फॉरेन इनकम रिसीव नहीं करेगा। अगर ये सारी कंडीशन फुलफ़िल हो जाएं, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम शॉर्ट
टर्म रेजिडेंट कह रहे होते हैं। क्या कह रहे होते हैं? शॉर्ट टर्म रेजिडेंट। कि एक इंडिविजुअल है, पाकिस्तान में आया, कितना रहेगा? 3 साल तक। जाहिर बात है, हमने पढ़ा था कि एक बंदा अगर 183 डेज स्टे कर दे, रेजिडेंट है, तो भाई वो 3 साल तक क्या, तो रेजिडेंट तो है। हमने पढ़ा रेजिडेंट की फॉरेन इनकम क्या होती है? टैक्सेबल होती है, लेकिन ये 3 साल तक है। अब इसकी इनकम क्या है? एग्जाम्प्ट है। अब आपको एक इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है चाइनीज़ इंजीनियर। भाई डैम्स बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो चाइनीज़ कंपनीज अपने इंजीनियर भेज देती हैं। वो आते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे 2 साल के लिए, 2.5 साल के लिए। एक चाइनीज़ इंजीनियर है, वो 2 साल से बैठा पाकिस्तान में, यहाँ पे नौकरी कर रहा है, तो वो क्या है? शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है। लेकिन एक शर्त है कि उसकी कोई फॉरेन इनकम पाकिस्तान में इस दौरान नहीं आनी चाहिए। जाहिर सी बात है, एक बंदा चाइनीज़ इंजीनियर है, चाइना से उठ के यहाँ 2 साल के लिए आया, तो वहाँ कुछ ना कुछ तो कमा रहा होगा, हमारी भी रेंट कमा रहा हो, छोटा मोटा बिजनेस हो, वट जो भी है। अगर उसको इस दौरान कोई भी फॉरेन इनकम पाकिस्तान में मिल गई तो वो क्या हो जाएगी? टैक्सेबल हो जाएगी। अगर नहीं मिलेगी तो एग्जेम्प्ट है। बेशक उसके पास फॉरेन इनकम है, बेशक उसने इनकम रिसीव नहीं की, तो वो क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट हो जाएगी। इससे रीड कर लें फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ शॉर्ट टर्म रेजिडेंट। फिर हम आगे चलते हैं रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट की तरफ कि वो क्या होते हैं, क्या नहीं होते। क्लियर है ये? उसके बाद है हमारे पास रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट। क्या कहते हैं? रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट। एक्सपैट्रिएट्स क्या होते हैं? एक्सपैट्रिएट्स क्या होते हैं? जो बाहर चले जाते हैं पाकिस्तान छोड़ के। मतलब अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं बस प्लान करता हूं कि यार बहुत हो गया, पाकिस्तान में कुछ रखा नहीं है, अब मैंने जाके बाहर काम करना है, बाहर पैसा कमाना है, तो मैं सारा कुछ छोड़ता हूँ और कहाँ चला जाता हूँ? बाहर चला जाता हूँ। कौन सा कंट्री जाएँ? युगांडा। वो गरीब कंट्री जाएंगे, क्या करना है रशिया जाके? वहाँ में वीज़ा भी नहीं देते वो। चले हम चले जाते हैं स्कॉटलैंड, चले जाते हैं कनाडा। तो अभी तो जवान है, कोई 10 साल 20 साल काम करूँगा, पैसा कमाऊँगा, फुल टाइम अपनी जवानी जो है वहाँ पे क्या करूँगा? काम में इस्तेमाल करूँगा, सर्फ करूँगा, अच्छे कामों में सर्फ करूँगा, हलाल रिस्क कमाऊँगा कनाडा की सर्दी में बैठ के। फिर क्या होगा? फिर मेरी उम्र जो है वो 50 क्रॉस हो जाएगी, फिर थोड़ी बीमारियाँ, शुगर, ये और वो हो जाएगी, फिर 55 क्रॉस होगा, फिर 60 हो जाएगा ना। तो मैंने कहना यार आप क्या करने, इस मुल्क में तो हमने 25-30 साल दे दिए हैं, अब बीमार भी होना शुरू हो गए हैं, तो मुझे ना अचानक क्या होगा, एक दिन ना वतन की मट्टी जो है वो याद आएगी। मुझे क्या होगी, रात को बैठे हुए ना मैं कोई पाकिस्तान का व्लॉग देख रहा हूँगा, वो तो 30 साल बाद कोई मरियम नवाज़ का पोता जो है वो क्या बना होगा, पाकिस्तान का पीएम बना होगा,
तो उसकी तकरीर सुनते ही ना मेरे अंदर क्या होंगे, जज्बात जागेंगे कि मियाँ तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार। तो मुझे ना वतन की मोहब्बत जो है वो क्या होगी, खींच के लेके आएगी कि यार नहीं, ज़िंदगी सारी गोरों को दे दी है, कनाडा में रह लिया है, अब आखिरी वक्त जो है वो कहाँ होना चाहिए, अपने वतन में होना चाहिए। क्यों, मैं आपको टेक्निकली बताता हूँ। आखिरी वक्त अपने वतन में क्यों, बिकॉज भाई वहाँ पे इलाज बड़ा महंगा है। यहाँ पे गोली मिल जानी है शुगर की 50 रुपए की, उत्थे मिलनी मैंने 5000 दी। यहाँ टीका मुझे आराम से लग जाना है, वहाँ पे डॉक्टर्स ये वो, इलाज बड़ा महंगा। फिर अब जब मैं होऊंगा ना 60 साल का, जब ज़िंदगी में काम नहीं है, तो मैंने पढ़ी होंगी, बुक्स भी पढ़ी होंगी। फिर मैंने कहा अगर मैं यहाँ मर गया, इन्होंने तो कहना भाई आपका जनाजा नहीं होगा, इन्हें साड़ दो फड़ के, इसकी सुवाह बना दो पकड़ के, ये टेंशन होगी। फिर होगा यार अगर जनाजा ना हुआ तो 7 सफ़े ना बनी तो मेरी बख्शिश नहीं होगी। फिर होगा यार मेरे तो यहाँ पे कुल भी नहीं होने, मेरा यहाँ चलीसा भी नहीं होना, तो फिर क्या करना है यार, ये तो बड़ा घाटे का सौदा हो गया है। तो क्या करना है कि मुझे अब मैंने बहाना यही मारना है कि मुझे जो मेरा वतन है इसकी मट्टी की याद आ रही है। क्यों, सस्ती है, इधर आऊँगा सुकून से जाके 1000 रुपये का इलाज करा लूँगा, वापस आऊँगा अपने इलाके में बैठूँगा, 2-3 गरीबों के कूलर लगवा दूँगा, मस्जिद में सफ़े बिछवा दूँगा, नई टोपियाँ आ जाएंगी, 2 पंखे लगवा दूँगा, किसी गरीब की शादी कर दूँगा, तो मैं क्या बन जाऊँगा, चौधरी साहब। मैं अपकमिंग कैंडिडेट होऊंगा MNA का, अब मेरी क्या हो जाएगी, इज्जत बन जाएगी। तो अब जब मैं सारा कुछ छोड़ छाड़ के पाकिस्तान आऊँगा, खाली हाथ थोड़ी आऊँगा। खुद बताएं, मैं 30 साल बाहर रहा, अब जब मैं आऊँगा तो खाली हाथ आऊँगा। खाली हाथ तब आता तो जब मैं डिपोर्ट होके आऊँ, जब मुझे वहाँ कुट पड़ी हो, तो मैंने वहाँ पे कुछ स्कैम किया है, फिर मैं डिपोर्ट होके आऊँगा। वरना अगर मैं खुद वतन की मोहब्बत में आ रहा हूँ तो वहाँ अपना कारोबार बेचूँगा, सारा कुछ बेच बाच के सेटलमेंट्स करके ही यहाँ पे आऊँगा, तो खाली हाथ तो नहीं आऊँगा। अब मुझे पता है मैं आके यहाँ बैठ गया तो मुझे पैसे मिलेंगे और मैंने बाहर जाना भी नहीं है, तो अब मैं वापस आ गया हूँ तो मैं क्या कहलाऊँगा, रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट कहलाऊँगा। दुनिया के लिए मैं वापस आया हूँ, किसके लिए, वतन की मोहब्बत के लिए। बट टेक्निकली सबको पता है यार बड़ा जनाजा होगा, कुल शुल होंगे, मिले होंगे, कब्र के ऊपर चादरें चढ़ेंगी, फुल टाइम याशी व मोगल होगा, देगें चढ़ेंगी, मेरी मज़ा आएगा। तो इसके लिए बेसिकली मैं आया हूँ वापस, ताकि मौत जो है वो क्या हो जाए, सस्ती, कब्र भी सस्ती मिल जाएगी, 10,000 की कब्र मिल जाएगी, आ जाएगा कफन 5,000 रुपये का, वहाँ पे आने डॉलर्स में, मतलब वहाँ पे कौन ले, तो मैं आ जाऊँगा पाकिस्तान। अब जब पाकिस्तान आ गया, पक्का पक्का बैठ गया, तो आप खुद सोचें जो मेरी वहाँ पे इनकम है या जो मैंने वहाँ पे अपनी फाइनेंशियल सेटलमेंट्स की हैं, अपनी एसेट्स बेचे हैं, मुझे यहाँ पर रिसीव नहीं होने हैं। अब ये बंदा है रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट। रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट कौन होगा, सबसे पहली बात है ये इंडिविजुअल ही होगा। क्या होगा, इंडिविजुअल ही होगा। और ये कौन होगा, रिमेंबर, जो लास्ट 4 ईयर से क्या है, पाकिस्तान का नॉन रेजिडेंट। इसके लिए शर्त क्या है कि पिछले 4 साल ये पाकिस्तान का क्या था, नॉन रेजिडेंट था। हमारा टैक्स ईयर शुरू हुआ है फॉर एग्जांपल 1 जुलाई 2025 को, ख़त्म हुआ है 30 जून 2026 को। ये टैक्स ईयर है, ये करंट टैक्स ईयर, यहाँ पे वापस आया हूँ। लेकिन हम पिछले सालों की बात कर रहे हैं। टैक्स ईयर 25, टैक्स ईयर 24, टैक्स ईयर 23, टैक्स ईयर 22। भाई इन प्रीवियस 4 सालों में ये बंदा कभी भी पाकिस्तान का रेजिडेंट नहीं था, मतलब इसका स्टे कभी भी 183 डेज यहाँ पे नहीं हुआ। क्योंकि पाकिस्तानी था तो दुनिया में किसी और कंट्री का ये क्या था, रेजिडेंट था। बिकॉज हमने पढ़ा है कि अगर एक पाकिस्तानी है, वो अगर पाकिस्तान का रेजिडेंट नहीं है और दुनिया में भी कहीं का रेजिडेंट नहीं है, तो किसका है, हमारा है। तो भाई आप क्या हैं, पिछले 4 साल से पाकिस्तान का रेजिडेंट नहीं थे, अब आप पाकिस्तान आ गए हैं, आपको वतन की मट्टी खींच के ले आई है। अब जाहिर से पता पाकिस्तान आए हैं, आपकी फॉरेन इनकम्स होंगे, सेटलमेंट्स होंगी, वो सारा कुछ क्या हुआ होगा, आपको रिसीव हुआ होगा। जब आप वो रिसीव कर रहे हैं और आप आके पक्के पक्के कहाँ बैठ गए हैं, पाकिस्तान में बैठ गए हैं, तो आप रेजिडेंट भी बन गए हैं, तो क्या उनके ऊपर टैक्स लगेगा? द आंसर इज़ नो। वो कहता है कि जब आप पाकिस्तान आ जाएँ तो जिस साल आप रेजिडेंट होंगे, मैं उर्दू में लिख देता हूँ, जिस साल आप रेजिडेंट होंगे, ये वाला साल और इससे नेक्स्ट ईयर, अगर इन दोनों साल में कोई आपको फॉरेन इनकम रिसीव हुई तो वो क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस साल में वापस आ गया और मेरा स्टे इस साल 183 डेज़ का हो गया, तो मैं इस साल क्या हो गया, रेजिडेंट हो गया। और जो अगला साल है टैक्स ईयर 2027,
इन 2 सालों में मुझे अगर कोई भी फॉरेन इनकम मिलेगी तो वो क्या होगी, एग्जैम्प्ट होगी, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। अगर इनके बाद मिलेगी वो टैक्सेबल हो जाएगी। तो ये किसके लिए है, ये सिर्फ करंट टैक्स ईयर जिस साल आके आप प्रेसिडेंट होंगे और उससे नेक्स्ट टैक्स ईयर कोई आपको फॉरेन इनकम रिसीव हुई तो वो क्या होगी, आपकी एग्जैम्प्ट हो रही होगी। इसको नोट कर लें, ये पढ़ना है पढ़ लें। फिर हम आखिरी बात करेंगे फॉरेन सोर्स सैलरी की। दुबई गया था ना, ओए हाँ, पकड़ा कैसा स्कैम करते हुए, उन्होंने गंजा करके मुझे भेज दिया तो मैं नवाज शरीफ कहलाया। फिर नहीं, अब तो ड्यूल सिटीजन है, पहले लोग करते थे ना, अगर आप वहाँ के सिटीजन बन गए तो यहाँ की सिटीजनशिप विड्रॉ नहीं करते थे, तो ड्यूल सिटीजनशिप हो गया तो ख़त्म हो गई है। अब तो भाई पाकिस्तान का या दूसरे का, अगर आप दूसरे ले लेंगे तो यहाँ की विड्रॉ करनी पड़ेगी। ड्यूल सिटीजनशिप बैन कर रहे हैं, ये बड़ी याशी कर ली है। इधर आके हम कहते हैं पाकिस्तानी, वहाँ आके हम कैनेडियन बन जाते हैं, तो वो कहते हैं ख़त्म करो। और वैसे भी सारे एलीट के बच्चे पार्क ही वहाँ पे होते हैं। आपके मियाँ साहब के बच्चे कहाँ पार्क हैं, यूके में। मियाँ साहब भी जब उनकी गवर्नमेंट आती है वापस आ जाते हैं, जब चली जाती है तो वो क्या बन जाते हैं, रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट बन जाते हैं। तो ही इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट। अपनी गवर्नमेंट है तो हम, वतन की मोहब्बत है, वतन की मट्टी खींच के लाई है, वतन में मोटरवे बनाने हैं, मोटरवे के ऊपर छत डाल देनी है, तो वो वतन लेके आता है। जैसे ही होंगे अपोजिशन में, बाहर चले जाएंगे, 4 साल तक जिला वतनी काटेंगे, वापस आएंगे तो क्या होंगे, रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट होंगे वो। तो ही इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट। दूसरे भाई ने बनने की कोशिश की थी, हाफिज साहब आ गए, उन्होंने कहा ना काका ना, एंज नहीं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे तो नहीं होता। हाफिज साहब, फिर हाफिज साहब में क्यूटू तो है वैसे, एब्सोल्यूट पावर उनके पास। With great power comes great responsibilities, and the biggest responsibility is Adiala. So he can't say मुझे क्यों निकाला। अच्छा है, अच्छा चल रहा है पाकिस्तान हमारा। लेकिन हमारा सबसे अच्छा जो सफ़ीर है वो ट्रंप है। ट्रंप तो डिनर कर रहा हूँ ना, अगर उसका चम्मच गिर जाए तो पकड़ेगा, कहेगा जिस तरह मैंने चम्मच को गिरने से बचाया है, इस तरह मई में जब पाकिस्तान इंडिया को पकड़ने में जा रहा था और जब इंडिया के 7 जहाज़ गिरा दिए थे तो मैंने आके इंडिया को बचाया था। वो तो भाई छींक मारेगा ना, छींक मारता रुक जाएगा। जिस तरह मैंने छींक अपनी रोकी है, इस तरह मैंने इंडिया पाकिस्तान की मैंने वॉर रोकी थी और इंडिया के जो 7 जहाज़ तबाह हो गए थे। माय गुड फ्रेंड मोदी, वो गुड फ्रेंड कह के जो उसकी वो करता है, हम चिल हैं। दुनिया में कोई जिक्र नहीं हो रहा इंडिया पाकिस्तान वॉर की, बट ट्रंप तो कहता है मुझे पता है। वो जहाँ खड़ा होता है, चाहे है नहीं, अभी वो जब वाशिंगटन की वो जो वाइट हाउस की कॉन्फ्रेंस थी दिवाली की, सामने बैठा इंडियन सफ़ीर, उसको शुरू हो गया कि वी स्टॉप योर वॉर, वी सेव यू, कहता पैन छाड़ दो, कहीं से छाड़ दो। तो ट्रंप को ना, तो एज ऑफ नाउ ना आप इंडिपेंडेंटली देखें, आप हर किस्म की पोलिटिसाइज इन्वायरमेंट से निकल के आप एज अ पाकिस्तानी होकर सोचें। पाकिस्तान हिस्ट्री की सबसे अच्छी पोजीशन पे है इस वक्त अपनी फॉरेन पॉलिसी की, सबसे यारी है इसकी। अमेरिका से भी यारी लगा के बैठा हुआ है, चाइना से भी, मतलब दोनों दुश्मन है, ये सेट है, उसको भी खिला रहे हैं, इसको भी खिला रहे हैं। फिर सऊदी अरब, सऊदीया ने भाई हमने क्या कि उन पे हमला, हम पे हमला, हमारा कर्जा आपका कर्जा, तो दोस्तियाँ।
हबीबी बन गए हैं हमारे, कतर के बीच में ले आए हैं। अच्छा, सऊदी और ईरान का फड्डा है, ईरान से दोस्ती हमने कर ली है। वहाँ से जो है तुर्की, वो हमारा यार बना हुआ है। इधर से जो है अज़रबैजान, वो भी हमारा यार बना हुआ है। अब अज़रबैजान का और अर्मीनिया का फड्डा है, आपस में इनकी वॉर होती है। पाकिस्तान ने उससे भी दोस्ती कर ली है आर्मीनिया से। हमारे जो 70 साल से पासपोर्ट बंद थे वो ऑन करवा दी हैं, इवन उसके साथ खड़ा होके जो उनका प्रेसिडेंट है अज़रबैजान का। तो पाकिस्तान एज ऑफ टुडे अपनी बेस्ट फॉरेन पॉलिसी इंजॉय कर रहा है कि दुनिया में जहाँ जाता है इसको रिस्पेक्ट मिलती है, यार ऐ कुछ काम करके आए हैं। तो ये एक ही वजह से हुआ है। वो जो आपने इंडिया के साथ जहाज़ गिराए हैं ना, एक आपका जहाज़ ग्राउंड हुआ था 2-3 साल पहले, एक वो जहाज़ गिराया और साथ आपने वो जहाज़ गिराए हैं, उसके बाद आप दुनिया इंजॉय कर रहे हैं। तो अभी कुछ नहीं होता, कुछ नहीं हो रहा, जाएंगे अफ़गानिस्तान, उनके तंदूर में सेक के आ जाएंगे जाके, उनको टेंशन ही कोई नहीं है। हाफिज़ साहब ने मेरे ख्याल से बोर हो रहे होते हैं, वो अपने ऑफिस बैठते हैं, 5 बटन लगे होते हैं, ए इंडिया था, ए अफ़गानिस्तान था, ईरान ठीक है, थोड़ा ईरान को भी कर लेते हैं, ये पिंडी वाला बटन है, और ये लोकल को मारने वाला। तो वो हाफिज़ साहब ना प्रॉपर ज़िंदगी अपनी इंजॉय कर रहे हैं। बट द थिंग इज़ दैट कि एज ऑफ नाउ आप बिल्कुल नॉन पोलिटिसाइज हैं। कोई आप पीटीआई के सपोर्टर ना बने, पीपल्स पार्टी के सपोर्टर ना बने, किसी के सपोर्टर ना बने, आप एक देखें बिगर पिक्चर में पाकिस्तानी होके आप इंजॉय कर रहे हैं। आपकी थोड़ी सी ना वापस वर्थ बनी है, ख़ास तौर पर जीसीसी में वर्थ बनना शुरू हो गई है, ये इस तरह के जो आप कंट्रीज़ हैं वहाँ पे। तो बड़ा आपने एक साल में ख़ास तौर पर बड़ा आपने अच्छा अपना स्टेक जो है वो मनवाया। तो ये एक हमारे लिए ना बड़ी प्राउड की मूवमेंट है। ये हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन इंडिया है, सबसे बड़ा दुश्मन है, उसको मुँह की खानी पड़ रही है। इवन अभी जो उनका हुआ है, परसों चौथ हमला हुआ है, वो फिर उनके अब उनका मीडिया उनके अगेंस्ट पड़ गया कि भाई हुन ना कहना, बहुत मारते हैं पाकिस्तानी आके। तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो हमें इस चीज़ पे थोड़ा सा देना चाहिए प्राउड कि हमने बेशक जो भी है वट एवर हमारे 1000 करोड़ इख्तलाफात है, हमारे प्रिंसिपल डिसएग्रीमेंट्स हैं, फौज हमारी अच्छी है, प्रोफेशनलिज्म बड़ी अच्छी है, ये मारती है, छोड़ती किसी को नहीं है। हमने अपने नहीं छोड़े तो वो क्या चीज़ है, एलियंस। तो ये अच्छी चीज़ है। आपके प्रोफेशनलिज्म बड़ा मज़े का है, आपकी एयरफोर्स बड़ी मज़े की है, तो आपके जहाज़ों के रेट भी बढ़ गए हुए हैं, महंगे हो गए हैं। तो अच्छी चीज़ है, पाकिस्तानी होना एक अच्छी चीज़ है। तो आप इसको एंजॉय करें। तो आई मीन नहीं, हमने फिर कहा जिंद मेरी जान, तो ही डिज़र्व टू बी डैड जिंद मेरी जान। आखिरी है हमारे पास फॉरेन सोर्स सैलरी ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल। भाई साफ सीधी बात है, सैलरी कौन कमाता है? गरीब आदमी। अमीर आदमी सैलरी पे काम ही नहीं करता, वो होता है प्रॉफिट्स पे, वो होता है शेयरिंग पे। गरीब सैलरी पे। अब जो सैलरी पेशा तबका है ना, बेसिकली बहुत बड़ा तबका है पाकिस्तान का। आपका जो मेजर एक्सपैट है वो जीसीसी में बैठा हुआ है, गल्फ़ में बैठा हुआ है, और वो मज़दूर तबका है। 1000 रियाल पे, 1200 दिरहम पे, 2000 पे काम कर रहा है, और ये पैसे कमा कर उनके घरों में भेज रहे होते हैं अपने। तो आपका जो मज़दूर लेबर तबका है वो बहुत बड़ा है। ये जो आपकी क्रीम क्लास है, एग्जेक्टिव क्लास है, बहुत कम है। बाहर जो बैठी हुई है, सारा लेबर बैठी हुई है। आपके सारा बलोची बेल्ट बाहर बैठा हुआ है, सराइकी बेल्ट बाहर है, सिंधीज़ बाहर है, पंजाबी हैं, तो ये काम कर रहे हैं। तो ये है। अब जाहिर सी बात है, जो सैलरी बंदा कमा रहा है उसके लिए इतनी ये लग्जरियस होती चीज़ नहीं है। तो हमने वो तबका जिनकी फ़ॉरेन सोर्स सैलरी है उनको हमने क्या किया, एग्जम्पशन दे दी है कि आपने उस सैलरी के ऊपर यहाँ टैक्स पे नहीं करना। इसकी कुछ कंडीशंस हैं क्या, कि जिस कंट्री से आप फ़ॉरेन सोर्स सैलरी कमा रहे हैं, अगर उस कंट्री में उस सैलरी के ऊपर आपका टैक्स डिडक्ट हो चुका है तो यहाँ पे क्या है, एग्जम्प्ट है। अगर आपने टैक्स पे नहीं किया तो 2 सालों में टैक्स पे कर दीजिएगा, तब भी क्या है, आपकी फ़ॉरेन सोर्स सैलरी यहाँ पर एग्जम्प्ट है, हम उसके ऊपर टैक्स नहीं लेंगे। और अगर आप पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में रहते हुए अगर आप फ़ॉरेन सोर्स सैलरी जो है अपनी अर्न कर रहे हैं, और ईयर एंड के ऊपर आप पाकिस्तान छोड़ जाते हैं, मतलब 30 जून के ऊपर आप पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, इवन एट दैट टाइम ऑल्सो आपकी फ़ॉरेन सोर्स सैलरी जो है वो क्या होगी, एग्जम्प्ट होगी। तो सैलरी जो है वो आप याद रखिएगा, वो क्या होती है, आपकी एग्जम्प्ट ही कंसिडर हो रही होती है। तो ये हमारे पास 4 कंडीशन हैं कि आपके पास फ़ॉरेन इनकम भी है, आप रेजिडेंट भी हैं, लेकिन आपकी उस फ़ॉरेन इनकम के ऊपर टैक्स हम नहीं चार्ज कर रहे होंगे। इसको आप रीड कर लें, इसके साथ हमारा चैप्टर विद एक्सेप्शंस जो है वो ख़त्म होता है।
नहीं, एग्जाम्प्ट है। सैलरी पे हमने मोस्टली एग्जाम्प्शन ही दी हुई है। ठीक है जी, फिर इसको वाइंड अप करते हैं। कल जो फ्राइडे है, फ्राइडे क्लास छोटी होगी जुम्मे की वजह से, तो कल फिर इसके हम पास्ट पेपर्स वगैरह जो है कर लेते हैं। फर्स्ट सैटरडे हम ऑफ कर रहे हैं, लेकिन थ्रू आउट सैटरडेज हमारे ऑन रहेंगे, तो और हम उसको फिर लेके चलेंगे। टेस्ट इसका सैटरडे को ले लो आप।